हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री पर। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे मैंने बायोलॉजी कक्षा 10वीं का पूरा अध्याय खत्म कर दिया है। फिजिक्स का भी क्लास 10 का पूरा अध्याय खत्म कर दिया है। अब यहाँ पे क्लास 10 साइंस का जो केमिस्ट्री पार्ट है, चैप्टर 1 आपको पढ़ाया था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब आपका चैप्टर सेकंड चलेगा और सेकंड क्या है आपका चैप्टर या लेसन बोले तो अध्याय, वो है अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण। और लास्ट के जो 2 चैप्टर हैं उसको भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, उसको भी मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसमें बहुत अच्छा ये प्यारा सा नोट्स है, पूरा एक ही वीडियो में पूरा आपका कंप्लीट चैप्टर बताएंगे। अम्ल क्षारक एवं लवण पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा, तो किसी बात का आपको टेंशन नहीं लेना है, बस अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते रहना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि यह अम्ल बोले तो अम्ल को बोलते हैं एसिड। यह अम्ल होते क्या है? तो आर्हेनियस के, अगर ये चैप्टर देखें तो आपको पता होगा क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2 है या क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, दोनों 2 ही है। तो अम्ल क्या होता है? आर्हेनियस के अनुसार या आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धन आयन यानी कि H+ देती है। आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धन आयन यानी कि H+ देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग उदाहरण में देखें तो जब CH3COOH को CH3COOH को घोला जाता है जल में या फिर किसी भी चीज में विलायक में, तो CH3COO आयन में +H+ में टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पदार्थ है यह H+ दिया। अगर यह H+ दिया तो यह हमारा क्या है? एक अम्ल है। और यहाँ पे देखिए HCl, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैंने घोल दिया तो H++ Cl आयन में टूट गया, तो जो हाइड्रोजन है यहाँ पे H+ मिला कि नहीं, तो HCl भी हमारा क्या है? एक अम्ल है। HNO3 को जब हमने विलयन में घोला तो H++ NO3 आयन में टूट गया, तो जो यहाँ पे H+ मिला है हमारा क्या है? एक अम्ल है। क्योंकि अम्ल वे होते हैं या फिर अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धन आयन देते हैं, यानी क्या देते हैं? H+ देते हैं। तो ये उदाहरण में है। अगर दूसरा देखें तो अम्ल किसी दूसरे पदार्थ को हमेशा और हमेशा प्रोटॉन देते हैं। एक बात याद रखना, कोई भी किसी को ऋण कब देगा? ब्याज पे ऋण कब देगा? जब उसके पास ज्यादा मात्रा में धन रहेगा। जब यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो यह धनायन हो गया। धनायन मतलब कि इसके बहुत ज्यादा धन है और जो ग्रहण किया उसके ऊपर कर्ज हो गया, ऋण हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस जुड़ जाता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, दिया है, और यह एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? ग्रहण किया है। जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतने प्लस रहेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे उतने माइनस रहेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ कभी कभी होता है कि एयर मतलब Al++ यानी कि एल्यूमिनियम कितने तब इलेक्ट्रॉन का हमारा त्याग करता है? वो 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि Al++ घात में 3+ होता है। अम्लों के सामान्य गुण क्या क्या पाए जाते हैं? तो प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं। जो प्रबल अम्ल होते हैं, अम्लों में संक्षारक का गुण पाया जाता है, इसको कह सकते हैं। अर्थात अपने प्रभाव से लकड़ी, कपड़ा, कागज, त्वचा आदि को गलाकर नष्ट कर देती हैं। तो जो अम्ल होते हैं, अम्लों में गुण पाया जाता है, वो किसका गुण पाया जाता है? संक्षारक का गुण पाया जाता है। यानी कि यह संक्षारक पदार्थ होते हैं, किसी पर भी इनको डाल देंगे तो उसका संचरण होना शुरू हो जाएगा। अब वो चाहे संचरण तुरंत हो जाए या फिर कुछ समय बाद हो। अर्थात अपने प्रभाव से लकड़ी, कपड़ा, कागज, त्वचा आदि को गलाकर नष्ट कर देते हैं। देखिए जैसे जैसे एसिड का केसेस बहुत सारे कभी कभी आ जाते हैं। हाँ, लड़कियों के ऊपर इतने अत्याचार होते हैं कि उनके कहते हैं कि आप
मतलब कि होता है इतनी गंदी सोच कि उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं की तो उनके ऊपर एसिड फेंक दिए, तो जो एसिड फेंका जाता है वो जला देगा। तो अच्छा, अगर आपके ही ऊपर कोई फेंक दिया जाए, आपके हाथों पर गिर गया मान लीजिए, हाँ, जैसे दुश्मनी हो फेंक दिया, तो कहीं ना कहीं वो आपको जला देगा। तो ये सब क्या होते हैं, अम्ल गुण। लेकिन ये सब बहुत ही घटिया सोच है। क्या कभी किताब में ये लिखा जाता है क्या, या फिर लिखा हुआ है कि ये सब करना चाहिए? नहीं लिखा हुआ है। जब वो चीज लिखा ही नहीं लिखा गया तो क्यों करते हैं? ये सब सोचने वाली बात है। थोड़ा सा इस पे आप लोग सोचा करिएगा, क्या गलत है क्या सही है। जो सही है उसे ही किया करिए, गलत का रास्ता कभी मत चुना करिए, ठीक है ना। अगला है यहाँ पे, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। पहला तो गुण प्रबल संक्षारक होते हैं, दूसरा अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तीसरा, अम्ल जल में विलेय होते हैं। जो अम्ल होते हैं यह जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, यानी कि घुल जाएंगे। चौथा, अम्ल नीले लिटमस कागज को लाल कर देती है। जो अम्ल होते हैं ये और क्या करते हैं, अम्ल नीला जो लिटमस का पेपर होता है, जो कागज होता है, उसको जब अम्ल के विलयन में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अर्थात अम्ल नीले लिटमस कागज को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अब आपका आता है क्षारक। ये क्षारक क्या होता है, तो वे पदार्थ होते हैं, क्षारक क्या है, वे पदार्थ होते हैं, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। क्षारक क्या होते हैं, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। जैसे NaOH, जब NaOH है तो इसको हम लोग जलीय विलयन में घोल दिए तो Na++ OH आयन में टूट गया। KOH को जब जलीय विलयन में डालें तो K+OH आयन में टूट गया। अब NaOH से देखिए हमें OH आयन मिला कि नहीं, हाइड्रोक्सी आयन मिला कि नहीं, और यही जो होता है वो हमारा क्या होता है, क्षारक होता है। तो NaOH और KOH, क्योंकि दोनों से हमें OH मिला तो इसलिए क्या है, क्षारक है। क्षारक दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्यों ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ऋण लगा हुआ है। ऋणी कब होगा कोई व्यक्ति, जब किसी से वो प्रोटॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा, इसलिए इसके ऊपर ऋण है। अर्थात OH आयन जो है यह दूसरे पदार्थ से क्या किया है, प्रोटॉन जो होता है उसको ग्रहण किया है। अब आता है लवण। यह लवण क्या होता है, बोले तो साल्ट क्या होता है, अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण उष्मा से प्राप्त आयनिक ठोस पदार्थ लवण कहलाता है। लवण क्या होता है, अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण उष्मा से प्राप्त आयनिक ठोस पदार्थ जो होता है क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। जैसे NH3+HCl, यानी कि यहाँ पे अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में क्रिया करता है तो NH4Cl बनाता है। तो जो NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड है, यह एक प्रकार का क्या है, लवण है। वहीं पर जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड एवं जल बनाते हैं। तो जो यहाँ पे NaCl है आपका क्या है, लवण है। इसी को तो खाया जाता है, घर में भोजन के उपयोग में करते हैं। अब आता है लवण के प्रकार। तो लवण देखिए तो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला जो होता है वो सरल लवण होता है। तो सरल लवण क्या होता है, वे लवण जिनमें विस्थापित H+ या OH आयन नहीं होते हैं सरल लवण कहलाते हैं। वे लवण जिसमें विस्थापित H+ हाइड्रोजन आयन या OH आयन नहीं होता उसे सरल लवण कहते हैं, यानी कि इसके अतिरिक्त आयन होते हैं। जैसे NaCl, क्या NaCl में H+ OH आयन मिला, नहीं मिला। KNO3, क्या KNO3 में पोटेशियम नाइट्राइड में H+ OH आयन कहीं मिला, नहीं मिला। तो ये सब क्या है, सरल लवण है। दूसरा आता है द्विक लवण। तो दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण को प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं, या फिर से प्राप्त लवण को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। तो जो दो सरल लवणों के जलीय विलयन की वाष्पीकरण से जो प्राप्त लवण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राश .24H2 ये हमारा क्या होता है, द्विक लवण होता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, फिटकिरी। फिटकिरी का रासायनिक सूत्र याद रखना,
K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है। तीसरा आता है आपका मिश्रित लवण। यह मिश्रित लवण क्या होता है? वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन व ऋणायन होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे NaKSO4 और CaOCl2, सोडियम पोटेशियम सल्फेट और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होते हैं मिश्रित लवण के क्या होते हैं? उदाहरण है। अगला है संकर लवण। ये संकर लवण क्या है? वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उपसंयोजन बंध बनाते हैं संकर लवण कहलाते हैं। जैसे कि अगर देखिए एग्जाम्पल में K4FiCN6 और CuNH3 होल 4 इंटू Cl2, ये सब जितने भी होते हैं यह संकर लवण के उदाहरण होते हैं। अगला है यहाँ पे अम्लीय लवण। यह अम्लीय लवण क्या होता है? वे लवण जिनमें विस्थापनीय परमाणु H+ होता है उसे अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे NaHSO4 और NaSCO3 जितने भी होते हैं यह सभी के सभी मेरे प्यारे बच्चों अम्लीय लवण के उदाहरण होते हैं। अगला आता है क्षारीय लवण। ये क्षारीय लवण क्या होते हैं? वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH आयन होते हैं क्षारीय लवण कहलाते हैं। वे लवण जिसमें विस्थापनीय OH आयन होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षारीय लवण कहलाते हैं। जैसे कि MgOHCl और जिंक OHCl और PbOHCl जितने भी होते हैं सब आपके क्षारीय लवण के उदाहरण होते हैं। अगला है यहाँ पे लवण जल अपघटन। ये लवण जल अपघटन क्या है? तो वह अपक्रिया जिसमें कोई लवण जल से अपक्रिया करके अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है लवण जल अपघटन कहलाता है। याद रखना, ऐसी अपक्रिया या वह अपक्रिया जिसमें कोई भी लवण जल से क्रिया करेगा, H2O से रिएक्शन करेगा और अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है लवण जल अपघटन कहलाता है। जैसे कि NH4Cl का जलीय विलयन अम्लीय होता है। अगर इसको जब हम लोग NH4Cl को जल से क्रिया कराते हैं तो NH4OH प्लस HCl का क्या होगा? निर्माण होगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा HCl प्राप्त हुआ और HCl क्या है? हमारा एक अम्ल है। अगला है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का जलीय विलयन क्षारीय होता है। अब कैसे क्षारीय होता है? जब इसका हम लोग जल से क्रिया कराए तो 2NaOH प्लस H2CO3 मिला और यहाँ पे OH मिला और यह Na++ OH आयन में टूटेगा तो जो OH है हमारा क्या होता है? क्षारीय होता है। इसलिए सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। लवण के जल अपघटन के आधार को सरल बनाने हेतु लवण जल अपघटन को 4 भागों में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? पहला है दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक से बने लवण का जल अपघटन। तो दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक से बने लवण का जल अपघटन से प्राप्त विलयन क्षारीय होता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। अर्थात कह सकते हैं Na2CO3 जब हमारा किस में टूटेगा? 2Na++ CO3 डबल आयन में। 2H2 किस में टूटेगा? 2++ OH आयन में। तो ये जितने भी होते हैं यह क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण का जल अपघटन। और यहाँ पे 2 रिएक्शन और है। ये प्रबल क्षारक है, ये क्या है? दुर्बल क्षारक। NaOH एक प्रबल क्षारक है जिस कारण NaOH पूर्णतः आयनित हो जाता है, परंतु H2CO3 दुर्बल अम्ल है जिससे वियोजन की मात्रा कम हो जाती है। यही कारण है कि विलयन में OH आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन क्षारीय हो जाता है। दूसरा जो आपका आता है वह क्या आता है? वह आपका आता है प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक से बने लवण का जल अपघटन। तो प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक से बने लवण का जल अपघटन क्या होता है? तो प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक से बने लवण का जल अपघटन हमेशा और हमेशा क्षारीय होता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है और उसका यहाँ पे
उदाहरण भी है, इसको नोट कर लीजिए अगर करना है तो। विलयन में अगर देखें H+ आयन की सांद्रता अधिक होने पर विलयन हमेशा और हमेशा इसमें क्या रहता है, अम्लीय होता है। जाहिर सी बात है, जिसमें H+ रहेगा वो तो अम्लीय हो ही जाएगा। तीसरा जो है वो है दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। तो दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन करने पर विलयन अम्लीय, क्षारीय व उदासीन होता है। जैसे कि अमोनियम एसीटेट का जल अपघटन कराने पर विलयन उदासीन होता है, और उसके उदाहरण यहाँ पे हैं। विलयन में H+ व OH आयन की सांद्रता कम होने पर विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। अगला है यहाँ पे प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक से बने लवण का जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, जिससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता। इस कारण H+ तथा OH आयन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः इस श्रेणी के लवण जल अपघटित नहीं होते हैं तथा इनका जलीय विलयन उदासीन होता है। अब अगला जो आता है वह आता है आपका अम्लों व क्षारकों में समानता। अम्लों व क्षारकों में समानता क्या होती है, तो जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक आयनीकृत होकर आयन उत्पन्न करते हैं, जो विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। अम्लों के अम्लीय गुण H+ आयनों कारण का क्षारकों के क्षारीय गुण OH आयनों के कारण होते हैं। अम्ल व क्षारक कैसे रहे, सांद्र, तनुकरण के समय अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। अम्लों व क्षारकों की प्रबलता उनके आयनीकरण मात्रा पर निर्भर करता है। जितना आयनीकरण मात्रा ज़्यादा रहेगी उनकी प्रबलता ज़्यादा रहेगी, अगर कम है तो क्या रहेगी, कम रहेगी। अब है अम्लों व क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म, यानी कि अम्लों व क्षारकों के क्या क्या रासायनिक गुणधर्म हैं। तो पहला ये है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल व फिनॉल्फथलीन विलयन को रंगहीन कर देते हैं, जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला तथा फिनॉल्फथलीन विलयन को क्या कर देता है, गुलाबी कर देता है। अगला देखें तो अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। केवल कुछ धातुएं क्षारकों के साथ भी अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसे कि यहाँ पे जिंक जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया करके ZnCl2 और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बना ले रहा है, और जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो यहाँ पे सोडियम जिंकेट बनाता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगला है अम्ल की क्षारक से अपक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल उत्पन्न होते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। जब NaOH HCl से क्रिया करता है तो NaCl प्लस H2O का निर्माण करता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। अगला जो आपका आता है अम्ल धातु कार्बोनेटों तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करती है। जब Na2CO3 को HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो 2HCl प्लस H2O और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अब आपका आता है वैद्युत अपघट्ट। ये वैद्युत अपघट्ट क्या होता है आपका, तो वैद्युत अपघट्ट क्या होता है, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से विद्युत प्रवाहित किया जा सकता है वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से विद्युत क्या हो, प्रवाहित किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। किसी वैद्युत अपघट्ट पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनका अपघटन हो जाता है, और इस क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे कि HCl के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने आयनों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। अब आपका आता है वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। तो वैज्ञानिक आर्हेनियस ने 1887 ईस्वी में वैद्युत अपघट्य पदार्थ के गुणों की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे विद्युत वियोजन का सिद्धांत या आयनिक सिद्धांत कहते हैं। पहला देखिए पॉइंट में, तो किसी वैद्युत अपघट्य को जल या किसी अन्य विलायक में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं। इस क्रिया को
आयनन या वैद्युत वियोजन कहते हैं। दूसरा, विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणु समूह को आयन कहते हैं। धनावेशित परमाणु या परमाणु समूह को धन आयन कहते हैं तथा ऋणावेशित परमाणु या परमाणु समूह को क्या कहते हैं? ऋण आयन कहते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो तीसरा पॉइंट क्या है? विद्युत अपघट्य पदार्थों के विलयन में उपस्थित धनायन की कुल संख्या ऋणायनों की कुल संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। इस कारण वे उदासीन होते हैं। किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को जल में घोलने पर उसके सभी अणु आयनित नहीं होते और विद्युत अपघट्य पदार्थ का वह भाग जो आयनिक रूप में वियोजित हो जाते हैं इसे आयन की मात्रा या वियोजन की मात्रा कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं आयन बराबर वियोजित अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या। अब है यहाँ पे आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कार्य हैं? तो पहला है कारण यहाँ पे विद्युत अपघट्य आयनन की मात्रा को प्रभावित करता है और आयनन की मात्रा निम्न कारकों से प्रभावित करता है, यहाँ पे प्रभावित होता है। पहला है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण देखें तो कौन कौन से हैं? तो इसके उदाहरण मेरे प्यारे बच्चों हैं NaCl, KCl, NaOH और KOH इत्यादि जो भी रहते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। और वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में आयनन की मात्रा कम होती है दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे कि CH3, COOH और HCN इत्यादि जितने भी होते हैं यह सभी वैद्युत अपघट्य के दुर्बल वैद्युत अपघट्य के मेरे प्यारे बच्चों उदाहरण होते हैं। और इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा अधिक तथा दुर्बल वैद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। दूसरी क्या आती है? विलायक की प्रकृति। तो विलायक की प्रकृति भी आयनन की मात्रा को प्रभावित करती है। अन्य विलायकों की तुलना में जल में आयनन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। तीसरी आती है विलयन का सांद्रण। तो वैद्युत अपघट्य का आयनन विलयन के सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः तन विलयन में आयनन की मात्रा अधिक होती है। चौथा आता है ताप का प्रभाव। तो ताप वृद्धि आयनन को बढ़ा देती है। जो ताप वृद्धि होती है आयनन को क्या करती है? बढ़ा देती है। पांचवा आता है सम आयन प्रभाव। यदि विलयन में सम आयन उपस्थित हो तो आयन की मात्रा कम हो जाती है। उदाहरण के लिए देखें तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आयनन की मात्रा कम हो जाती है। यहाँ अमोनियम आयन NH4+ सम आयन है। अगला है जल का आयनिक गुणनफल। तो जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है? जल का आयनन बहुत कम मात्रा में होता है परंतु इसे आयनिक रूप से निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि H2 H+OH आयन, और अगर K इसका निकालना हो तो क्या आ जाएगा? H+ × OH आयन बटे H2, जहाँ H+OH आयन तथा H2 साम्यावस्था पर क्रमशः H+OH आयन तथा H2O की सांद्रताएं होती हैं। अर्थात इसको यहाँ पे देखिए ये भाग में किधर आ जाएगा? गुणा में। तो क्या हो जाएगा? K × H2 + H+ × OH आयन समीकरण 1 बनाएंगे और KH2 = KW हो जाएगा और KW बराबर क्या हो जाएगा? H+ × OH आयन, क्योंकि इतना बराबर KW होता है, जहाँ KW क्या है? एक स्थिरांक है जिसे आयनिक गुणनफल कहते हैं और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर आयनिक गुणनफल का मान 1 × 10⁻14 होता है। अब आता है आपका pH मान। यह pH मान क्या होता है? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए pH को व्यक्त किया था। तो pH को व्यक्त किसने किया था? तो pH को व्यक्त करने वाले वैज्ञानिक नाम था सोरेनसन। सोरेनसन के अनुसार हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को pH कहते हैं। pH बराबर क्या होता है? -log ऑफ हाइड्रोजन आयन। pH का मान 10 की घात पर लगाई गई वह ऋणात्मक राशि है जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। अर्थात हाइड्रोजन आयन बराबर क्या हो जाएगा? 10 घाते -pH। pH स्केल से 0-14 तक pH को ज्ञात कर सकते हैं और हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH उतना ही क्या होगा? कम होगा।
अर्थात पीएच अगर 7 है पीएच मान तो विलयन उदासीन है, अगर पीएच मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, अगर पीएच मान 7 से अधिक होगा तो क्या रहेगा, विलयन उदासीन होगा। अब आता है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी दैनिक जीवन में पीएच के क्या क्या महत्व है। तो पौधे व जंतुओं में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं जैसे पाचन, दंत क्षय आदि निश्चित पीएच पर ही होती है। कृषि, जल प्रदूषण व कीटों के डंकों से सुरक्षा में भी पीएच का महत्व है। यह अमाशय को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता करता है। अब आता है आपका सूचक। तो सूचक क्या होते हैं? सूचक वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने की जानकारी देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहलाते हैं। अब सूचक देखिए क्या होते हैं। तो एक होता है अम्ल क्षार सूचक। तो अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। अम्ल क्षार सूचक का रंग पीएच मान पर निर्भर करता है। अब आपका आता है सूचक का सिद्धांत। तो सूचक का सिद्धांत क्या होता है? अम्ल क्षार सूचक के व्यवहार को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। पहला क्या किया गया था? ओस्टवाल्ड का सिद्धांत। दूसरा कोनोनाइड का सिद्धांत। ये क्या होते हैं? सूचक का सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे ओस्टवाल्ड का सिद्धांत। तो ओस्टवाल्ड का सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्षार सूचक या कोई दुर्बल कार्बनिक अम्ल होता है या फिर दुर्बल कार्बनिक क्षार होता है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य होने के कारण इनका आयनन कम होता है, जिससे अम्लीय सूचक रंगीन ऋणायन एवं क्षारीय सूचक रंगीन धनायन देते हैं। उदाहरण के लिए फिनाइलफेथलीन एक दुर्बल अम्ल है। यह रंगीन होता है और इसे जल में घुलने पर रंगीन H+ तथा गुलाबी पीएच वियोजित हो जाते हैं। अम्लीय विलयन में फिनाइलफेथलीन को मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती, बढ़ जाती है, जिससे विलयन रंगीन हो जाता है। परंतु इसे क्षारीय विलयन में मिलाने पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सी आयन से क्रिया करके जल में परिवर्तित हो जाता है, जिससे पीएच आयन की सांद्रता बढ़ जाती है और विलयन का रंग क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। यहाँ पे रिएक्शन में आप लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पे शो किया गया है। आपको कोई भी टॉपिक है जो कि समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। अगला जो है वो है क्यूनोनाइड्स का सिद्धांत। क्यूनोनाइड सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत को आधुनिक सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्षार सूचक एरोमेटिक यौगिक होता है। यह कम से कम चलावयव रूपों का मिश्रण होते हैं। इनमें एक रूप अम्लीय माध्यम में तथा दूसरा रूप क्षारीय माध्यम में होता है। ये दो रूपों में एक बेंजोनाइड तथा एक क्यूनोनाइड होता है। बेंजोनाइड हल्का रंग प्रदर्शित करता है तथा क्यूनोनाइड गहरा रंग प्रदर्शित करता है। पीएच मान बदलने के साथ साथ बेंजोनाइड क्यूनोनाइड में तथा क्यूनोनाइड बेंजोनाइड में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। अब अगला आता है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? अम्ल तथा क्षार के जलीय विलयन में क्रिया करके लवण तथा जल बनाने को ही उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल तथा क्षार के जलीय विलयन में क्रिया करके लवण क्या बनाते हैं और जल बनाते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे कि NaOH प्लस HCl आपस में क्रिया करेगा तो NaCl प्लस H2O का निर्माण करेगा, और इसी क्या कहेंगे हम लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। जलीय विलयन में वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन आयन OH आयन के साथ अभिक्रिया करके जल बनाता है उदासीनीकरण कहलाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। अब आता है उदासीनीकरण उष्मा। यह उदासीनीकरण उष्मा क्या होती है? तो 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षारक के तन विलयन को पूर्णतः उदासीन करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उसकी उदासीनीकरण उष्मा कहलाती है। जैसे प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक तन विलयन में पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित हो जाता है और इसकी उदासीनीकरण उष्मा -13.7 किलो कैलोरी होती है। अब अगला आता है आपका धावन सोडा। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम
कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, Na2CO3.10H2O होता है। अब धावन सोडा का निर्माण विधि क्या है, तो पहले इसकी प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर निम्न अपक्रिया द्वारा सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट और जल का हमारा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, निर्माण हो जाएगा। और दूसरा कैसे प्राप्त करेंगे धावन से सोडा, और दूसरा जो प्राप्त करने विधि है वो है आधुनिक निर्माण के लिए ब्लॉक विधि। तो इस विधि में सोडियम क्लोराइड में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अवक्रिया कराने पर सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। इसका रिएक्शन यहाँ पे है। और इससे प्राप्त सल्फेट को कोक तथा चूना पत्थर के साथ गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्शन। अब है अगला तीसरा जो है वो है आपका साल्वे सोडा अमोनियम विधि। यह साल्वे सोडा अमोनियम विधि क्या होती है, तो इस विधि में जब जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में मिलाते हैं तो अमोनियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। यहाँ पे जब हम लोग अमोनिया और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाएं तो अमोनियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हुआ। अब अमोनियम बाइकार्बोनेट को सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। जब इसको हम लोग NaCl से मिला दिए तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हुआ और सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का प्राप्त होता है। अब जो अगली विधि आती है वो आती है संतृप्त हौज विधि। तो सर्वप्रथम NaCl के सांद्र जलीय विलयन को संतृप्त हौज में प्रवाहित करते हैं। इसमें अमोनिया पुनः प्राप्त स्तंभ से अमोनिया गैस प्रवाहित होती है। इसमें कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं और संतृप्त हौज में भरे विलयन में अमोनिया प्रवाहित करने के बाद फिल्टर करके कार्बोटिंग स्तंभ में भेज देते हैं। अब आता है कार्बोटिंग स्तंभ। तो कार्बोटिंग की क्रिया कार्बोटिंग स्तंभ में होती है। इस स्तंभ में ऊपर से संतृप्त हौज से प्राप्त अमोनिया ब्रायन विलयन गिराया जाता है तथा नीचे चूना भट्टी से प्राप्त CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है। तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, रिएक्शन यहाँ पे है। और कार्बोनेटिंग स्तंभ से प्राप्त विलयन को निर्वात पंप की सहायता से छान लिया जाता है और इससे प्राप्त सोडियम कार्बोनेट वह अमोनिया क्लोराइड को छान लेते हैं। तीसरा आता है निस्तापन। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को निस्तापन विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट विलयन में क्या कर देते हैं हम लोग, परिवर्तित कर देते हैं। और चौथा जो आता है वो आता है अमोनिया पुनः प्राप्त स्तंभ। तो फिल्टर से प्राप्त अमोनिया क्लोराइड तथा चूने भट्टी से प्राप्त कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्रिया कराने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है जिसे एकत्रित कर लेते हैं। पांचवा आती है चूना भट्टी। तो इसमें चूना पत्थर व कोयले को जलाया जाता है जिससे CO2 गैस प्राप्त होती है। यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हैं। अब देखते हैं इसका भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। सोडियम कार्बोनेट का गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल में विलय होते हैं। जल में घुलने के पश्चात पुनः सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2 में परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक गुण देखें तो सोडियम कार्बोनेट में क्या क्या रासायनिक गुण होते हैं। पहला आता है उष्मा का प्रभाव। पहला क्या आता है, उष्मा का प्रभाव। तो जब क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को सूक्ष्म हवा में खुला छोड़ देने पर सोडा एस का निर्माण करते हैं जिसका रिएक्शन यहाँ पे है। दूसरा है जल अपघटन। जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। किसका, सोडियम कार्बोनेट का। रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है CO2 के साथ अपक्रिया। देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ पे मैं लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपकी नोट्स जो वो क्लियर हो जाए। सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है जब हम लोग इसकी क्रिया CO2 के साथ कराते हैं। अगला है अम्ल के साथ क्रिया। तो अम्ल के साथ यह क्रिया करके संगत लवण बनाते हैं। और इसका अब हम लोग उपयोग देखें तो इसका उपयोग कहाँ पे होते हैं, तो इसका उपयोग मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित स्थानों पे होते हैं, जैसे कि पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए, सोडियम यौगिक के निर्माण में, अनेक धातुओं के धातुकर्म में, कांच के निर्माण में और रंजकों को बनाने में हम लोग Na2CO3.10H2 का उपयोग करते हैं। अब आता है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात NaHCO3। तो सबसे पहले बनाने की विधि देखें
तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अर्थात जब सोडियम कार्बोनेट में हम लोग जल और CO2 प्रवाहित करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, यानी कि खाने का सोडा प्राप्त होता है। गुण देखें तो यह उष्मा, यह सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है, यह जल में विलय होती, कौन, खाने का सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। NaSCO3 का यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का जल में अपघटन कराने पर इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। अब आता है उष्मा का प्रभाव। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। पांचवी आती है अम्ल से क्रिया। तो जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का अम्ल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनाती है, लवण बनाती है। लवण तथा जल का क्या करते हैं, निर्माण, क्योंकि दोनों में देखिए तो जल ही बन रहा है और यहाँ पे लवण बन रहा है। अब इसके उपयोग देखिए तो इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका उपयोग जो किया जाता है, पहला तो एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, और दूसरा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, तीसरा आग बुझाने में, और पाँच जो चौथा है वह है कच्चे दूध को मिलाने पर दूध देर से नहीं फटता अगर इसको मिला दे तो। अब अगला आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात CaSO4.12H2 या फिर CaSO4 का होल ट्वाइस .2H2 बनाने की विधि देखिए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम से किया जाता है। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यहाँ पे इसका रिएक्शन देख सकते हैं। गुणधर्म में बात करें, यानी इसमें क्या क्या गुणधर्म होते हैं, इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, तो यह सफ़ेद रंग का होता है। कौन सा सफ़ेद रंग का होता है, जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसे जल के साथ गर्म करने पर जिप्सम का निर्माण होता है। जब इसको जल के साथ गर्म करेंगे तो जिप्सम का निर्माण हो जाएगा, और जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस को उच्च ताप 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर निर्जल कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। अब बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग का, तो अस्पतालों में टूटी हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने के काम में प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है। चाक बनाने के काम में प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है, और वह इसी से खिलौने तथा मूर्तियां भी बनाई जाती है। साथ ही साथ कागज के कारखानों में भी उपयोगी होता है, और दांतों के प्लास्टर बनाने में भी काम आता है। क्या काम आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला जो आता है वो आता है आपका विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। और विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोराइड होता है, या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। निर्माण विधि देखें तो विरंजक चूर्ण का निर्माण बुझे चूने से होता है, उसमें क्लोरीन प्रवाहित की जाती है, तब हमारा क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे तो ब्लीचिंग पाउडर और जल का निर्माण होता है। अब इसको प्राप्त करने की जो विधि है वो बैचमैन विधि द्वारा भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को प्राप्त करते हैं। तो बैचमैन एक मीनार की आकृति का यंत्र होता है। इसमें लगी चरखियाँ किसी पदार्थ को पूर्णतः मिलाने का कार्य करती हैं। सबसे पहले इसमें ऊपर से बुझा चूना संपीड़ित वायु के माध्यम से भेजा जाता है तथा नीचे से क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, और क्लोरीन बुझे चूने के साथ क्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग भेजेंगे, ठीक है ना। इसका फिगर है, अगर आपको बनाना है तो बना लीजिए। यहाँ पे वेस्ट गैस निकलती है जो बेकार गैसें होती हैं, और ये हमारा रैक लगा होता है, और यहाँ पे CO2 गैस प्रवाहित करेंगे। यहाँ पे हम लोग हॉट यानी गर्म हवा भेजेंगे, तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा, और यहाँ से हम लोग डालेंगे, ठीक है ना, बस। और ये अपने सतह पर ही, मतलब अपने ही अक्ष पर ही घूर्णित होता रहता है, यानी कि चलता रहता है चारों तरफ। अब देखेंगे इसके भौतिक गुण क्या क्या हैं। जो ब्लीचिंग पाउडर में भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, तो यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है कैसा होता है, यह हल्के पीले रंग का क्या होता है, चूर्ण होता है। ब्लीचिंग पाउडर जल में विलय होता है, परंतु कुछ अशुद्धियां होने के कारण ब्लीचिंग पाउडर जल में नहीं घुलता। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है यह जल में तो विलय होगा, लेकिन कुछ इसमें अशुद्धियां होती हैं जिसके कारण ब्लीचिंग पाउडर जल में नहीं घुलता। अब आता है रासायनिक गुण का। रासायनिक गुण क्या होते हैं, यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है, विरंजक चूर्ण है, जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करता है, निर्माण करता है। यानी कि CaOCl2 प्लस CO2 से क्रिया करेगा। CaOCl2 जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से क्रिया करेगा तो CaCO3 और
क्लोरीन बनाएगा। दूसरा, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब ब्लीचिंग पाउडर क्रिया करता है तो कैल्शियम सल्फेट बनाता है, जिसका रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है। अब आता है विरंजक चूर्ण। तो ब्लीचिंग पाउडर जल की उपस्थिति में क्रिया करके रंगीन कपड़ों को रंगहीन कर देता है। अब है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों किया जाता है? तो इसका उपयोग अगर देखें तो विरंजक गुण प्रदर्शित करता है और मुख्यतः कपड़े, फर्नीचर व कागज के रंगों को उड़ाने में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। और दूसरा, इसका उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। तीसरा, रासायनिक उद्योगों के अपचायक के रूप में भी हम लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। चौथा, पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। तो यह आपका जो हमारा सेकंड चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण, ये पूरा हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न भी पढ़े हैं। आप चाहे जिस बोर्ड से हो, सभी बोर्ड के लिए सफिशियंट है। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और यहाँ पे क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए, अर्थात कर सकते हैं केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 2। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।